लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ गए हैं। इसके बाद ही कुल संक्रमण 90 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश के 5 शहरों में भी रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। अपडेट के लिए संवाददाता रोहन सिंह हमसे जुड़ गए हैं। रोहन, बताइए देश की इस वक्त क्या तस्वीर है, कोरोना अपडेट क्या कहते हैं? जी, अब तक के आंकड़े ये कहते हैं कि देश भर में अब तक 90,50,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि इसमें से 84 लाख लोग ऐसे हैं जो कि रिकवर कर चुके हैं और 4,40,000 अभी भी एक्टिव मामले बने हुए हैं। अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 46,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इसी 24 घंटों में 49,000 के लगभग लोग ठीक भी हुए हैं, तो रिकवरी रेट अच्छी बनी हुई है और रिकवर करने वालों की जो संख्या है वो नए मामलों से ज्यादा हमें दिख रही है। लेकिन इसी 24 घंटों में 564 लोगों की कोविड-19 से मौत भी हो चुकी है। एक और जो चीज हुई है वो ये है कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि टेस्टिंग थोड़ी सी कम हो गई थी। टेस्टिंग दोबारा से अब 10 लाख से ज्यादा हर दिन की जा रही है और खासतौर पे दिल्ली जैसे जो राज्य हैं जहां कोविड के ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं वहां पे टेस्टिंग को तेज किया गया है। डोर टू डोर जो सैंपलिंग की जा रही है उसको भी शुरू किया जा चुका है। एक और अपडेट यह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का कहना है कि अगले साल जून जुलाई तक जो वैक्सीन की लगभग 50 से 60 करोड़ खुराकें हमें मिल पाएंगी और इसमें जो प्रायोरिटाइज किया जाएगा उसमें सबसे पहले तो स्वास्थ्य जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको किया ही जाएगा। उसके बाद एज के हिसाब से 65 साल से ज्यादा जो उम्र के लोग हैं उन्हें पहले वैक्सीन दी जाएगी और उसी तरह से ग्रेजुअली वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उम्र के हिसाब से। तो ये कुछ अपडेट्स हैं आज तक की जो कोरोना वायरस है उसकी आंकड़ों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन। और अब हमसे हमारे दो संवाददाता जुड़ गए, भोपाल से मनोज शर्मा और अहमदाबाद से मनीष देसाई। अहमदाबाद का हाल बताएंगे, लेकिन पहले चलते हैं मनोज शर्मा के पास। पहले अहमदाबाद में एक कर्फ्यू का ऐलान हुआ, उसके बाद और भी 2-4 जिलों में हुआ और नाइट कर्फ्यू मध्य प्रदेश में इसके बाद। मनोज शर्मा, क्या संदेश है भोपाल से, क्या कुछ चल रहा है वहां पर, और भोपाल के अलावा दूसरे शहरों की स्थिति क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1,500 से ज़्यादा मामले आए, 30,000 टेस्ट किए गए। जो पॉजिटिविटी रेट है वो 5% से ऊपर निकलने की नौबत अब आ रही है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, विदिशा और रतलाम, ये 5 जगह पर सरकार ने अभी शुरुआत की है रात के कर्फ्यू से। जनता को जागने की ज़रूरत है क्योंकि अभी ये रात का कर्फ्यू एक इस बात का इशारा है कि अगर आप नहीं मानोगे तो हमें सख्ती बरतनी पड़ेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हालांकि ये साफ कर चुके हैं कि वो लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। अब ये चाय की दुकान का नज़ारा देखिए, लोग आपस में खड़े होकर चाय पी रहे हैं, सबके पास अपने अपने मास्क हैं, मास्क नीचे हैं, लेकिन थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग और बना ली होती। अगर ये चाय पीने के लिए आपने थोड़ा सा दूरियाँ कुछ नहीं बोलोगे तो, लेकिन अब थोड़ा दूरी बनाती तो अच्छा रहता ना। मैं तो दूरी था, अब वो लोग दूर हो जब तो चलेगा। मैं मान सकता हूँ आपकी बात को, आपका कहना सही है, लेकिन एक बात बताइए आप, चलिए ठीक है अभी मास्क है हमारे पास, ठीक है, मास्क अगर हम चाय पी रहे हैं तो बिना मास्क क्या ऐसे लगा के पियेंगे हम चाय? लेकिन चाय पीते समय थोड़ा दूर दूर खड़े हो जाओ। हम छिपके तो नहीं है, हम आपकी बात में मान रहा हूँ, मैं इतनी दूर हूँ ना उनसे, इतना दूर तो है मेरे पास। इस बात का आपको एहसास है कि मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग ये 3 जरूरी बात है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लेकिन अब मैं चिपका हूँ अगर उनसे तो बात अलग होती है, मैं तो दूर ही खड़ा हूँ ना, वो तो है। अब देखिए इनके सारे साथी अच्छे से मास्क लगाए हैं, इन्होंने तो बाकायदा N95 मास्क लगा के रखा है। मास्क कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। आप अपने आसपास हर आदमी को कहते हो कि हाँ मास्क पहन के ही काम करो? हाँ बोलते हैं ना, बोलते हैं। मास्क की हाँ, अहमियत आपको पता है? पता है। दुकानदार का मैं बताता हूँ कि दुकानदार ने भी एक अच्छा नियम बना के रखा है। इन्होंने कह के रखा है कि भाई मेरी दुकान से चाय तभी मिलेगी जब आप मास्क पहनोगे। सही बात? जी हाँ, बगैर मास्क के चाय नहीं देंगे हम किसी को भी। बाकी ये है कि ग्राहक जब है ना चाय पिएगा तो मास्क तो हटाएगा ही ना, बगैर मास्क। लेकिन अगर मास्क आपने उसके चेहरे पे नहीं देखा और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है तो नहीं देंगे चाय नहीं देंगे। नहीं देंगे। ये देखिए, चाय पे चर्चा अगर आपको करनी है भोपाल में तो मास्क लगा के ही कर पाएंगे। मास्क होगा आपके पास तभी चाय मिलेगी। और दुकानदारों को देखिए, जैसे एक दवाई की दुकान है, आपने बाकायदा मास्क लगा हुआ और सारे लोगों को मास्क पहनने के लिए कहते हैं? जी सर, कहते हैं।
एक दुकान और है, हम चलेंगे यहाँ पर। आपकी दुकान पर तो जब लोग आते हैं तो चूंकि कटिंग कराना है किसी को तो थोड़ा मुश्किल होता, कैसे करते होंगे? मुश्किल है, वो बोलना पड़ता है। वो कहते हैं कटिंग कैसे करवाऊँ, हमें मास्क तो निकालना पड़ेगा जब भी कटिंग हो पाएगी। लेकिन फिर भी सैनिटाइजर मतलब चीज़ें वो यूज करके करता हूँ काम। ये भोपाल का नज़ारा है। भोपाल में मैं बता दूं आपको कि लगातार बीते 2 दिन से 350 से ज़्यादा मामले भोपाल में आए हैं। इंदौर, भोपाल, रतलाम, विदिशा, ग्वालियर, ये 5 शहरों में हालात ठीक नहीं है। सरकार ने कहा है स्कूल खोलने का पहले इरादा बन रहा था, फिलहाल 8वीं तक के स्कूल को मुलतवी कर दिया है। सरकार ने कह दिया है कि हम बाद में फैसला लेंगे। और सड़क पर इतना सब कुछ होने के बाद हम बताएंगे कि कई लोग तो बहुत मानते हैं, बहुत ध्यान से मास्क पहन रहे हैं। देखिए आप, जैसे एक गाड़ी निकली, उन्होंने मास्क पहना हुआ, लेकिन अगली गाड़ी में पीछे मास्क को एक सिर्फ जिसे बहाना कहते हैं ना कि मुंह में लटका लीजिए, मुंह में लटकने से ही कोरोना भाग जाएगा, ऐसी हालत यहाँ पर सड़कों पर दिखाई देती है। और ये जो जागरूकता है कि सिर्फ सरकार अकेली क्या करे, हर इंसान को मास्क पहनाने का काम तो कम से कम सरकार नहीं कर सकती। और कोरोना से लड़ने के लिए जो मास्क पहनते हैं उनको इस बात का काफ़ी दुख होता है। और वो मतलब ये बात कहते हैं कि आखिर हम कितने लोगों को समझाएं कि बगैर मास्क के काम नहीं होगा। जी, तो भोपाल का हाल दिखाया मनोज शर्मा ने और बताया कि मध्य प्रदेश में कहां-कहां क्या-क्या दिक्कत चल रही है इस वक्त। और मास्क के बारे में सिर्फ एक बात नोट कीजिए कि ये जो वायरस है वो आपके शरीर में प्रवेश करता है तो मुंह या नाक के जरिए से प्रवेश करने की सबसे ज्यादा संभावना है। तो अगर कहीं आपने वायरस को पिक कर भी लिया अपने हाथ पर या किसी और माध्यम से, तो वो आपके शरीर के भीतर नहीं जाएगा अगर आपने मास्क पहना हुआ है और घर पहुंचकर कम से कम हाथ मुंह आप अच्छे से धो लेते हैं। तो वायरस आपको टच कर भी जाए तो आप उससे बचे रहेंगे। बहरहाल अब हम चलते हैं अहमदाबाद मनीष देसाई के पास। मनीष, गुजरात की स्थिति कैसी है इस वक्त और क्या कुछ चल रहा है वहां पर, हमारे दर्शकों को अपडेट करिए। बिल्कुल, देखिए गुजरात की स्थिति अन्य राज्यों से कम नहीं है। यहाँ भी हालत बिगड़े हुए है। दिवाली के बाद खास करके केसेस की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है और इसे देखते हुए ही अहमदाबाद में सबसे पहले कर्फ्यू लगा दिया गया है। कल रात से 9 बजे से लेके सोमवार सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। इसमें केवल दूध और दवाई दोनों के लिए छूट दी गई है। इसके अलावा जो कुछ एग्जाम्स है, जैसे सीए के एग्जाम है या कुछ सरकारी एग्जाम है, उनके स्टूडेंट्स जो है उनको छूट दी गई है। वो अपना आईडी कार्ड दिखाकर एग्जाम देने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा किसी और को किसी तरह की छूट नहीं है। जो अहमदाबाद से चलने वाली स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें हैं, चाहे वो इंटर स्टेट हो या आउटर स्टेट में जाने वाली बसें हो, सब पर रोक लगा दी गई है। यानी पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं कि अहमदाबाद में जिस तरह से कोरोना फैला है वो दूसरे शहरों में ना फैले या दूसरे राज्यों तक ना फैले। इसके अलावा जो गुजरात के और बड़े शहर है, सूरत, वडोदरा, राजकोट और अहमदाबाद तक में सोमवार की रात से, यानी आज रात से ही लागू हो रहा है। बाकी शहरों में भी, पर क्योंकि अहमदाबाद में सोमवार तक का कर्फ्यू ऑलरेडी है ही, तो रात में सोमवार से कर्फ्यू फिर लगेगा। पूरी रात भर कर्फ्यू लगेगा। ये रात्रि कर्फ्यू रहेगा। दूसरे दिन सुबह 6 बजे जो है वो कर्फ्यू हट जाएगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे एहतियात के कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, जिसके कारण जो है कोरोना के नंबर जिस तरह से बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद की अगर बात करें तो 300 से ज्यादा के केस रोजाना अभी रजिस्टर्ड हो रहे हैं दिवाली के बाद से। और पूरे गुजरात की बात करें तो 1200 से 1500 के बीच के केसेस रोजाना रजिस्टर्ड हो रहे हैं। इसे देखते हुए ये कदम उठाए जा रहे हैं। तो मनीष, एक बात और बताइए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि गुजरात में कम से कम प्रवासी बहुत ज़्यादा है, प्रवासी मजदूर है, प्रवासी कारीगर हैं और बाहर से आए हुए दूसरे तरीके के लोग हैं जो वहाँ रहते हैं। पिछला एक्सपीरियंस जो लोगों का हमने देखा है, जिस तरीके से पैनिक हो जाते हैं लोग और बाहर जाने के लिए, अपने घर वापस जाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, तो इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं और क्या इस तरह की कोई मूवमेंट भी देखने को मिल रही है? क्योंकि ऐसी स्थिति में तो पूरा दांव जो है एहतियात का वो उल्टा पड़ जाता है। मनीष, बिल्कुल आपकी बात सही है और ऐसे हालात हमने पिछले दिनों देखे भी थे। जब लॉकडाउन लगा था उसके तुरंत बाद लोग पैदल अपने गांव पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि राज्यों ने अपनी सरहदें सील कर दी थी, इसके बावजूद किसी न किसी तरह की कोशिश की जा रही थी। खासकर जैसे आपने कहा, मजदूर क्लास जो है, जो लेबर क्लास है, जो यहाँ काम के लिए, रोजगार के लिए आता है,
ऐसे लोगों की चिंताएं बहुत बढ़ जाती है। लेकिन सरकार ने सबसे बड़ा कदम यही उठाया कि स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें बंद कर दी, ताकि बाहर जाने वाला आदमी जो है उसके पास और कोई चारा नहीं बचता है। रेल तो फिर भी बंद है, अहमदाबाद से बंबई या दिल्ली के लिए ही चल रही है, तो छोटे शहरों पे ये ट्रेन रुकती नहीं है। तो एक तरह से कहे कि इनके हाथ पांव अभी बांध दिए गए, लेकिन इतना पैनिक अभी देखने को नहीं मिल रहा है। लोग इंतजार कर रहे हैं, जो मजदूर लोग हैं, क्योंकि दिवाली के बाद छुट्टी पे गए थे, वो शायद काम पे लौटने वाले थे या कुछ लौट चुके थे। अब क्योंकि इनको 2-3 दिन का और एक्सटेंशन मिल गया है, अभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि सोमवार के बाद अगर कहीं ये इस तरह का लॉकडाउन जारी रहता है या कर्फ्यू में बढ़ोतरी होती है, तो स्वाभाविक है कि लोगों का पलायन होना शुरू हो जाएगा। जी, तो लोग कम से कम इस वक्त घबराएं नहीं और एहतियात अगर रखें तो पलायन और इस तरीके की नौबत आएगी नहीं। सरकार ने एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की है। सरकार भी पैनिक फैलाना नहीं चाहती है, तो आप अगर कहीं पर हैं तो संयम रखें और आपको देखने के लिए सरकार है। किसी तरह की दिक्कत अगर आपको होती है गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर या कहीं पर भी, तो सरकारें उसका पूरा ख्याल रखेंगी। लेकिन अब इसको दोबारा फिर से सर्ज को आगे नहीं बढ़ने देना है, यही मकसद है तमाम सरकारों का, केंद्र सरकार का और तभी सभी राज्य सरकारों का। मनीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह की। आज गुजरात के पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी का 8वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी डिजिटल माध्यम से शामिल हुए। 1.5 घंटे से ज्यादा चले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों का राष्ट्र निर्माण में योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि ये यूनिवर्सिटी अपने समय से बहुत आगे चल रही है। रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पीडीपीयू को एनर्जी यूनिवर्सिटी में बदलने की वकालत करते हुए कहा कि इससे देश में एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ की अपार संभावनाएं खुलेंगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के 8वें कॉन्वोकेशन के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज देश को आप जैसे इंडस्ट्री रेडी ग्रेजुएट्स मिल रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप अपनी स्किल, अपने टैलेंट, अपने प्रोफेशनलिज्म से आत्मनिर्भर भारत की बड़ी ताकत बन के उभरेंगे। मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि आज पीडीपीयू देश ही नहीं बल्कि विश्व में भी अपनी एक जगह बना रहा है, अपनी एक पहचान दर्ज करा रहा है। और मुझे ये देखकर बहुत गर्व होता है कि ये यूनिवर्सिटी अपने समय से बहुत आगे चल रही है। बीते 1.5 दशक में पीडीपीयू ने पेट्रोलियम सेक्टर के साथ साथ पूरे एनर्जी स्पेक्ट्रम और अन्य क्षेत्रों में भी अपना विस्तार किया है। और पीडीपीयू की प्रगति देखते हुए आज मैं गुजरात सरकार को भी अनुरोध करता हूं कि जब मैं इस काम पे शुरू में सोच रहा था तब मेरे मन में था कि एक पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, क्योंकि गुजरात पेट्रोलियम क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन अब जिस प्रकार से देश और दुनिया की रिक्वायरमेंट है, जिस प्रकार से इस यूनिवर्सिटी ने अपना रूप लिया है, मैं गुजरात सरकार से आग्रह करूंगा कि कानून में अगर आवश्यक हो तो परिवर्तन करके इसको सिर्फ पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के बजाय अच्छा होगा अब इसको हम एक एनर्जी यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट करें उसका नाम, क्योंकि उसका रूप दायरा बहुत विस्तार होने वाला है
और आप लोगों ने इतने कम समय में जो कमाया है, जो देश को दिया है, शायद एनर्जी यूनिवर्सिटी इसका विस्तार बहुत बड़ा लाभकर्ता देश को होगा। और रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना से देश की लड़ाई अहम मोड़ पर है। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बोल्ड रिफॉर्म्स लेकर आए हैं जो देश को काफी फायदा पहुंचाएगा। India has entered a crucial phase in the fight against COVID-19 pandemic. We cannot afford to let our guards down at this juncture. And we are extremely privileged to have our Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Bhai Modi, as the chief guest for today's event. His passionate and dynamic leadership has made the world sit up and take notice of the emergence of a new India. His confidence and conviction have inspired and galvanized the entire nation. I am sure that the bold reforms introduced under his leadership will pave way for India's swift recovery and rapid economic progress in the years to come. आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी ने यह भी कहा कि देश में एनर्जी सुपर पावर बनने का दमखम है। उन्होंने कहा कि देश में अब क्लीन एनर्जी रेवोल्यूशन की जरूरत है। By the middle of this century, the world will use twice as much energy as we use today. In the next 2 decades, India's own per capita energy needs will be more than twice as much as today. Therefore, India is required to simultaneously pursue 2 goals: to become an economic superpower and to become a green and clean energy superpower. To achieve these twin goals, we need disruptive solutions in renewables, low carbon and carbon recycled technologies. We need breakthrough in new energy sources such as green and blue hydrogen. We also need great innovations in energy storage, saving and utilization. As a person from the energy business, I can assure the students and faculty of PDPU that you are entering an exciting future. But what makes it even more exciting is the synergy between the energy revolution and the 4th industrial revolution. If we master this synergy, we will surely be able to make India one of the most prosperous nations in the world, an India that guarantees prosperity and well-being for all our 1.3 billion Indians. और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। निजी बैंकों की ओनरशिप, गवर्नेंस और नियमों पर आरबीआई ने पैनल रिपोर्ट जारी कर दी है। इसमें प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी लॉन्ग टर्म में 15 साल में 26% तक रखने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा एनबीएफसीज को बैंकिंग की पहचान देने का, बैंक का दर्जा देने का जो प्रावधान है वो भी साफ किया जाए। इसके अलावा भी कई सुझाव हैं, इनको समझते हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान साहब जुड़े हैं। प्रकाश दीवान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे 2 सवाल मैं पूछूंगा, समय कम है तो थोड़ा छोटे छोटे जब आप रखेंगे, दोनों आपसे जानना जरूरी है। पहली बात तो ये कि बैंकिंग और एनबीएफसीज दोनों पर इसका क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं, कितनी राहत इससे मिलेगी? नहीं, देखिए स्टेप बहुत प्रोग्रेसिव है। ये प्रगतिशील इसलिए है कि जो अच्छे एनबीएफसीज हैं उनके लिए एसेट लायबिलिटी यानी डिपॉजिट की कॉस्ट जो होती है और जो उसकी अवधि होती है उसको लोन्स के साथ मैच करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो बैंक और एनबीएफसी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि बैंक के पास एक्सेस टू फंड्स रहता है, एनबीएफसीज को थोड़ा फंड रेजिंग हमेशा एक चैलेंज रहता है, और उसके बाद जो स्प्रेड आपको मिलता है जिस हिसाब से आप ग्रो कर सकते हैं। और हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत जगह है जिसमें लोन के जरिए, ऋण के जरिए ग्रोथ आ सकती है। तो ये बहुत प्रोग्रेसिव उस लिहाज से है कि एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड बन जाएगा और आपको एक एक्सपेंशन की परिस्थिति मिलेगी सारे क्षेत्र में, फाइनेंशियल क्षेत्र में।
जी। और दीवान साहब, आपसे जो हमारे तमाम दर्शक सुनना चाहते हैं वो सवाल मैं पूछ रहा हूँ। एनबीएफसीज बैंकिंग शेयरों में सोमवार को क्या कुछ देख रहे हैं आप? ये देखिए, अभी तो ये एक प्रपोजल है और उसके बाद काफी इस पे विचार विमर्श होगा। बट जो अच्छी एनबीएफसीज हैं उनका बोलबाला और मतलब मजबूत हो जाएगा, जैसे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, आपके श्रीराम ग्रुप है। तो इनमें कई जगह हैं, कई ऐसे विकल्प हैं जहां पे आगे चल के अगर वो चाहें, एबी कैपिटल है, इन्होंने पहले भी बैंक लाइसेंस लेने की चेष्टा करी हुई है, तो एमएनएम फाइनेंशियल, तो इस टाइप की बिजनेसेस को थोड़ी एक वेग मिल जाएगा इस प्रस्ताव को लेके, तो उस लिहाज से एक थोड़ा मोमेंटम रहेगा। बट अदरवाइज ये तो लॉन्ग टर्म में ही असर आएगा इसका। सोमवार को थोड़ा सा सेंटिमेंटली पॉजिटिव इन सारी एनबीएफसीज पे असर हो सकता है। चलिए, तो मार्केट का माहौल वैसे भी बहुत अच्छा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश दीवान साहब, हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार शेयर करने के लिए।